मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है शेखावाटी यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स एंड रिसोर्स ज्योग्राफी का, या फिर आप अन्य किसी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, आपका भी सेम ही सिलेबस रहता है। इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी का अगर पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें मैं आपको वेरी शॉर्ट टाइप जो छोटे वाले प्रश्न होते हैं वो करवाने वाला हूँ। जाने से पहले वीडियो जरूर से देखकर चले जाना है। एक बार पहला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो आर्थिक भूगोल है, उसको परिभाषा को बताना आपको। तो आर्थिक भूगोल क्या होती है भाई? आर्थिक क्रियाओं का भूगोलिक अध्ययन क्या कहलाता है? आर्थिक भूगोल कहलाता है। मतलब अगर कोई भी एक जगह है जहाँ पर बाढ़ आ गई और बाढ़ के कारण वहाँ पर कितना नुकसान देखने को मिला, कितना जो अब बाढ़ आई है तो नुकसान तो होगा ही होगा, ये तो बड़ी बात है। लेकिन उस जगह की ज़मीन भी उपजाऊ हो जाती है साथ साथ मिट्टी के साथ, तो उस चीज़ से उपजाऊपन से भी लोगों को कितना फायदा हुआ है, तो इस चीज़ का आकलन करना है क्या कहलाता है? आर्थिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। मतलब आर्थिक क्रियाओं का भूगोलिक अध्ययन करना ही आर्थिक भूगोल के रूप में उसको जानते हैं। आर्थिक भूगोल का स्वरूप क्या होता है? मतलब क्या रूप स्वरूप है आपका आर्थिक भूगोल का? तो इसमें देखो, उस आर्थिक भूगोल का सिर्फ एक स्वरूप नहीं होता, इसके कई स्वरूप हैं, जिसमें आप सामाजिक ज्ञान भी देखने को मिलेगा, आपको विज्ञान भी देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा आर्थिक शास्त्र भी। तो अलग अलग प्रकार के जो अनुप्रयुक्त और सामाजिक विज्ञान दोनों के दोनों चीज़ें वो इसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। अगले वाला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? संसाधन एवं आर्थिक गतिविधियों के वितरण और उपयोग का अध्ययन करना। मतलब जो संसाधन है और जो आर्थिक गतिविधियां है वो उसका वितरण किस प्रकार से होता है, उसका उपयोग का आपको समझना और अध्ययन करना। मतलब जैसे कि पानी हो गया, कोई खनिज हो गए, या फिर जो अलग अलग प्रकार की वस्तुएं हैं, तो किस प्रकार से कोई एक जगह है जहाँ पर अगर मान लो कोयला ज़्यादा निकलता है, अगर तेल, जैसे सऊदी अरब का उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊं, आज सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ये सब इतने अमीर देश क्यों हैं? इनके पास क्या था? इनके पास तेल थे, खनिज थे, और वो खनिजों ने क्या कर दिया? उन्हें इतना अमीर बना दिया। इससे आप बेहतर समझ पाओगे। तो संसाधन है वो आपको किस तरीके से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं और कैसे उस क्षेत्र को अमीरी की तरफ लेकर चले जाते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? आर्थिक भूगोल के मुख्य क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। आर्थिक भूगोल का स्कोप क्या है? मतलब आर्थिक भूगोल का क्या स्कोप होता है? तो प्राकृतिक संसाधन होते हैं, उत्पादन विवरण और उपभोगा भूगोलिक अध्ययन करना। मतलब जो प्रकृति में कितने प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं और उनका वितरण किस प्रकार से है और उनको उपभोग कैसे करना है, इस चीज़ का भूगोलिक अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? आपका आर्थिक भूगोल के नाम से जाना जाता है। मतलब जैसे खनिज हो गए, लवण हो गए, आपके सामने पानी हो गया, आपके सामने जो प्राकृतिक अप्राकृतिक जितने भी संसाधन आपके सामने हैं आपके पास, आप उनको किस तरीके से उनका उत्पादन करते हो उद्योग लगाकर, कैसे उनका लोगों के पास वितरण करते हो और लोग उनका किस प्रकार से उपभोग करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? आर्थिक भूगोल के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब कोई भी चीज़ को कितनों क्षेत्र है भाई, मान लो अपन जो शेखावाटी क्षेत्र है, इनके पाए ज़्यादातर कॉपर पाए जाते हो, लेकिन फायदो के वो कॉपर ना निकाले गुंजारे जना वो बड़े बड़े के काम आओ, समझ में आ गई? अब उनके के इस तरफ की खान लगाई जाए, के इस तरफ को मतलब रिफाइनरी लगा के उन उद्योग को निर्माण कर जाओ जने तो वो काम चीज जाओगी ना, तो उन्हीं क्या कहता है? आर्थिक भूगोल को क्षेत्र के रूप में जाना जाए। आर्थिक भूगोल में कौन सा दृष्टिकोण अप्रोच अपनाए जाते हैं? कौन से क्षेत्रीय दृष्टिकोण और प्रणालीगत दृष्टिकोणों को अपनाया जाता है? तो आर्थिक भूगोल में क्या किया जाता है? आपको एक तो क्षेत्रीयगत चीज़ों को समझते हैं, भाई इस क्षेत्र में इतनी चीज़ें हैं तो इसको समझते हैं, और प्रणालीगत दृष्टिकोण उसको समझा जाता है। तो 5 नंबर प्रश्न है, उसको समझेंगे। 6 नंबर प्रश्न की बात करें, आर्थिक भूगोल और आर्थिक विज्ञान इकोनॉमिक्स में क्या संबंध है? तो आर्थिक भूगोल आप क्या करता है? आपका जो स्थान से संबंधित होता है। आर्थिक भूगोल किससे संबंधित होता है? कोई भी स्थान होगा उस पर कितना वितरण मिल रहा है उसको देखने का कार्य करता है, जबकि अर्थशास्त्र मूल्य और उपयोगिता पर ध्यान देता है। तो आर्थिक भूगोल क्या करता है? कोई भी स्थान हो गए उस पर कितने खनिज पाए जाते हैं, कितने लवण पाए जाते हैं, वो आर्थिक भूगोल संभालता है। अर्थशास्त्र क्या करता है? उससे अपने को कितना फायदा हुआ, जैसे कि मैंने बताया ना, अब तेल तो अपने राजस्थान में भी बहुत है, लेकिन कितनों फायदे होगा अपने राजस्थान वाले, कितनों सरकार निकाल लियो अपना अपना तो 10 साल 15 साल होगी बार रिफाइनरी का, एक साल पिलर बना ली पर सरकार बदल जा, वो पिलर ढह जा, दूसरी आओ नोजू बना दे पर वो जू ढह जा, वही चल रहा अपने तो, है ना। और वो तेल कट्ठे हो
इराक में ईरान में उठ्यो बदलो कितना अमीर होगा, और अपनी साइड में बस लगा रखा है जो जुला हुआ काट ली बस ठीक है। तो यही होता है कि आर्थिक भूगोल देखता है कि वहाँ पर खनिज है, वो खनिज पाया जा रहा है, वो देखता है आर्थिक भूगोल। अर्थशास्त्र देखता है कि उसको कितना फायदा हो रहा है उस चीज़ से। आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल कैसे क्या संबंध है? तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। तो ह्यूमन जो ज्योग्राफी होती है ना, उसकी शाखा क्या होती है? आपके आर्थिक भूगोल है। मतलब मानव के द्वारा जो की गई क्रियाएं हैं उनको खनिज वगैरह पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको क्या कहा जाता है? आपको मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर मानव के जो संबंध होता है पर्यावरण के साथ उसको अध्ययन किया जाता है। आर्थिक भूगोल का भूगोल के किस शाखा से अधिक संबंध है? तो मानव भूगोल का सबसे ज्यादा, मानव भूगोल से सबसे ज्यादा आर्थिक भूगोल का संबंध होता है। अगले वाला प्रश्न है, इकोनॉमिक्स के दो प्रमुख वर्गीकरण कौन से होते हैं? तो इकोनॉमिक्स को कैसे होती है? पूंजीवादी, समाजवादी। पूंजीवादी इकोनॉमिक्स कौन सी होती है? जो किसकी बात करती है? पूंजी की बात करती है। मतलब जो पूंजीवादी में क्या होता है? लोगों की, पैसों की, बड़े बड़े उद्योगों की बात करेगी। समाजवादी किसकी बात करेगी? समाज की भलाई की बात करेगी। मतलब जैसे मैं समझाऊं, एक दो प्रकार के इंस्टीट्यूट होते हैं। मान लो एक है जहाँ पर प्राइवेट आदमी, मैंने कोई कंपनी खोल ली या आप में से किसी ने खोली, तो आपका क्या मुख्य लक्ष्य हो? बाहर जितना ज़्यादा रुपया कमाए जाए उतना कमाओ, समझ में आ गई। लेकिन वहीं अगर कोई एक संस्था है, जैसे एनजीओ वगैरह है, ट्रस्ट वगैरह, वो क्या करते हैं? वो खुद कमाई तो करती हैं, लेकिन उसके साथ सोचती हैं कि लोगों का भलाई भी कैसे हो सके। तो एक आदमी जो सोच रहे हैं सिर्फ घनौस और पैसों कमा लिया, वो पूंजीवादी आदमी है। और जो है सोच रहे हैं आफा तो कमा रहा है, समाज को भी थोड़ा भलो कर दिया, वो थोड़ा समाजवादी आदमी है। समझ में आ गई थारा? अर्थव्यवस्था को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था को किन आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है? उत्पादन प्रणाली, मतलब कोई भी उद्योग है उसमें कैसे उत्पादन किया जा रहा है। स्वामित्व, किसका, कौन है वो उस उद्योग का मालिक है। और विकास स्तर पर, और कितना विकास हो रहा है उस चीज से, इसके आधार पर अर्थव्यवस्था को, आपके अर्थव्यवस्था के स्तर को वर्गीकृत किया जाता है। प्राथमिक गतिविधियों के उदाहरण दीजिए। जो प्राथमिक स्तर की गतिविधियां उस पर उदाहरण देना आपको, जैसे कृषि हो गया, जो पशुपालन हो गया, खनन हो गया, मत्स्य हो गया, ये आपकी प्राथमिक स्तर की गतिविधियों में इनको जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें, द्वितीय सेकेंडरी गतिविधियों के उदाहरण बताइए। तो सेकेंडरी गतिविधि कौन सी होती है? उद्योग हैं, वो क्या होते हैं आपके सामने? सेकेंडरी गतिविधि के रूप में उनको जाना जाता है। किनको जाना जाता है? उद्योगों को सेकेंडरी गतिविधि के रूप में जाना जाता है। तृतीय टर्सरी जो गतिविधि के उदाहरण बताऊं तो आपको क्या होता है? परिवहन, व्यापार, संचार व बैंकिंग। तो देखो मैं एक बार में समझा देता हूँ। प्राइमरी में क्या आते हैं? ऐसी चीजें जो डायरेक्ट प्रकृति से जुड़ी हुई हैं, जैसे कृषि जुड़ी हुई है, खनन जुड़ा हुआ है, मत्स्य पालन जुड़ा हुआ है, पशुपालन जुड़ा हुआ है। ये सारे के सारे किससे जुड़े हैं? प्रकृति से जुड़े आते हैं। फिर क्या आता है? सेकेंडरी आता है, द्वितीय। सेकेंडरी में क्या आते हैं? उद्योग, जैसे खनन कर लिया, आप कोई चीज निकाल रहे हो ना पृथ्वी से, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, जैसे क्या कर रहे हो, घरा को ताड़ो बनाने को कोई उद्योग होगो, कोई बिस्कुट बनाने को उद्योग होगो, कोई चीज़ों को निर्माण हो रही है ना, वो उद्योग सेकेंडरी में होगो। टर्सरी, तृतीयक में कौन सा है? जो सेवा दे रहे हैं। जैसे हमारे कोई डॉक्टर है तो वो थन के वो आपको दिमाग यूज करके क्या करोगे? कोई भी आदमी आपको दिमाग यूज करके पिस्सों कमा रहे है, वो क्या है? टर्सरी में हो। जहाँ डॉक्टर हो, जहाँ टीचर हो, जहाँ मैं पढ़ा रहे हूँ वो हो, ये सब चीज़ें किस में आती है? टर्सरी में आती हैं, जहाँ पे व्यापार, संचार, बैंकिंग, परिवहन जैसी चीज़ें आती हैं। मुझे उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चतुर्थ में कौन सी आती है? उन चतुर्थ में मतलब क्या, और भी तगड़ी चीज, मतलब रिसर्च कर रहे हैं लोग, अनुसंधान करके चीजें कमा रहे हैं, उन चतुर्थ श्रेणी में बोले जाता है। शिक्षा, अनुसंधान व सूचना प्रौद्योगिकी है, वो इसके उदाहरण में आती हैं। मिश्रित इकोनॉमी कौन सी होती है? जहां पर दोनों के गुण पाए जाए। मतलब जैसे पूंजीवाद पिसो कमांड की बात करी जा रही है कि थोड़ा थोड़ा पिसो समाज में भी बांट दी जा, दोनों की बात है। अब बात करेंगे यूनिट नंबर 2 की, संसाधनों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया? तो संसाधनों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। अगले वाला प्रश्न है, काला सोना किसे कहते हैं? तो कालो सोनो से सोचो वालो, कालो सोनो को नहीं जो इंस्टाग्राम के रीला पे देखा करो, ना ना ना, यो है जो ज्योग्राफी की किताबों में बात करी जाए, वो कौन सो? पेट्रोलियम। क्यों कहा जाता है इसको काला सोना? क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोगी चीज होती है सोने की तरह। बॉक्साइट प्राप्त करने का मुख्य एक्स कौन है? वो एल्यूमिनियम। किससे प्राप्त होता है आपके सामने? बॉक्साइट से एल्यूमिनियम को प्राप्त किया जाता है। डोलामाइट के प्रमुख उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो इस ताप का जो उद्योग होता है उससे डोलामाइट का प्रमुख उपयोग किया जाता है। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस के मुख्य कारण क्या होते हैं? तो पूरी दुनिया में जो एनर्जी है उसके क्राइसिस के मुख्य कारण क्या होते हैं? मांग अधिक होती है और आपूर्ति कम। तो भाई मान लो थारा घना आज क्यों हो
कोई गांव में जिमण वालो स्वामणी मान लो कोई तरह मंदिर पे, है ना। अब क्यों हो, स्वामणी तो चल रही, तो स्वामणी गांव को भाई साहब बैठा के 1000 आदमी को केक बनाए खाना बना लियो। मान लो एक छोटो सा उदाहरण दो, हजारों तो कठे काम चल रहा है कोई गाँव में, 2-1000 रुपया को 2-1000 आदमी मतलब छोटी सी कोई डाणी है उस। अब क्यों गाँव में कोई टूर्नामेंट करवा दियो, साथ के साथ बोले टूर्नामेंट भी करा दिया। अब भाई टूर्नामेंट हो पॉपुलर, आदमी आगा 3000, समझ मांगो खानो बनाए 2000 को, आदमी आगा 3000, तो क्यों को मांग की कमी होगी, मांग ज्यादा होगी और सामान हो कम, तो क्यों को एनर्जी की क्राइसिस आगी कि मांग तो अधिक होगी और आपूर्ति पड़ेगी कम। तो इसी को क्या कहा जाता है, वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस के नाम से जाना जाता है। वैश्विक ऊर्जा क्राइसिस ने केवल अपनी इंग्लिश में मन को हिंदी को बेरे चीज की। जल विद्युत किस प्रकार का ऊर्जा है, तो किस प्रकार का, नॉन कन्वेंशनल। देखो 2 प्रकार का, नवीनीकरण और नॉन मतलब अनवीनीकरण। तो नवीनीकरण कौन सा है, नवीन समझ लो, जना बार बार बनास कहाँ सौर ऊर्जा, है ना, आपकी जो वायु ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और नॉन ये किसका, तो जल विद्युत किसका उदाहरण होता है, आपका नॉन कन्वेंशनल का उदाहरण होता है, जिसमें आपके सामने जल विद्युत आ गया, आपके सामने ये कोयला से विद्युत बनती है, वो भी इसका ही उदाहरण होता है। भारत में सबसे बड़ा लो एस्क उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, उड़ीसा है, वो सबसे ज्यादा उत्पादन वाला है। संसाधन संरक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है भाई, संसाधन बचाने को मुख्य उद्देश्य क्या है, उनको संतुलित उपयोग करना। तो केवल उनको भाई संतुलित तरीकों चीजों को उपयोग करना, उन्हें बचाने को मुख्य उद्देश्य वह है। 9 नंबर प्रश्न है, मैग्नीज का उपयोग किस उद्योग में होता है। तो मैग्नीज का उपयोग किस उद्योग में होता है, इस्पात उद्योग होता है, उसके अंदर मैग्नीज का सबसे अधिक उपयोग में आता है। वो कौन सा उद्योग में आता है, मैग्नीज है, वो इस्पात उद्योग में सबसे ज्यादा उसको उपयोग में लिया जाता है। 10 नंबर प्रश्न है, चूना पत्थर का सबसे अधिक उपयोग कहां पर होता है। सीमेंट निर्माण में चूना पत्थर का सबसे अधिक उपयोग में होता है। सतत विकास का अर्थ क्या है, तो सतत विकास क्या, लगातार कोई भी चीज का विकास होना क्रमागत तरीके से। मतलब आपके पहले थारो दादो हो, तार एक जमीन ही मान लो, पहले थारो दादो बोई, ठीक है, फिर थे पिताजी बोन लगा, और अब थे बोन लगा, फिर थारा दादा परदादा बोन लगा, समझ में आ गई, यो है सतत विकास। अब पहले भी हम 10 किलो अनाज है करते और अब भी 10 किलो है, आगे भी 10 किलो हो गई, यो वो सतत विकास, समझ में आ गई। अब बताओ सतत विकास कौन सा है, पहले थारा हो कुओं, समझ में आ गई। अब कुओं पहले हो गया 20 फुट पे, 20 फुट तो को नहीं आया, मान लो 70-80 फीट पर पहले कुआ आया करता, तो 70-80 फीट पर कुओं हो, पानी आ जाया कर। तो अब क्या हो, थालो दादो जीता थालो दादो जानो पहले, थालो कुओं पहले पानी देनो बंद करती हो, दादो तो बाद में गयो, पहले थार गाँव कुआ को पानी गयो, ठीक है। फिर के थे कुओं खुदवायो, इतना कितो फुट पर करवायो, 250 फुट पर खुदवायो। अब थाला पिताजी बुढ़ापो बाद में देखेंगे, और पहले 250 फुट वाला कुआ को पानी खत्म होने पहले देखेंगे, समझ में आगा। तो अब क्या होगा, अब थान और भी डूंगो कराना पड़ेगा। तो यो क्यों हो रहा है, यो अपनो एक सतत विकास को नहीं रहो, यूं प्रकृति का संसाधन को क्यों हो रहा है, नुकसान हो तो चले जा रहे हैं, समझ में आ गई। सतत विकास को दान हो, पहले भी था जमीन 10 किलो पैदा करा करती, आज भी 10 किलो पैदा करे, समझ में आ गई। मतलब ऐसे संसाधनों का जहाँ पे पहले भी कुछ पीढ़ियां पहले भी वही चीजें चल रही थी और आज भी वही चीजें चल रही हैं। भारत का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा, झारखंड भारत में सबसे पहले कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। ऊर्जा संकट से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है, अपरंपरागत ऊर्जा विकास करना। मतलब जहाँ मान लिया अपरंपरागत कौन सा है, आजकल सौर ऊर्जा देखो, सौर ऊर्जा लगानी शुरू की, पवन ऊर्जा होगा, भूतापीय ऊर्जा होगी, हंड को यूज करना शुरू करो। परंपरागत कौन सा है, कोयला की ऊर्जाओं, अपना जो था लाइट आ रही है ना घर, कोई तो कोयलाओं बनेड़ी होगी, आर के बनेड़ी होगी, आपने जल ऊर्जाओं, समझ में आ गई। तो इनसे ही मुख्यतः ऊर्जा बनती है। तो ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपरंपरागत तरीके से अपनाना पड़ेगा। परमाणु ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो परमाणु ऊर्जा क्या हुआ भैया, यूरेनियम और थोरियम से, समझ में आ गई। यूरेनियम को नाम सुने हो साइंस में, कदे पढ़ता जा, मेरे वीडियो के लिए दिखा लास्ट टाइम, यह भी बात सही है, लेकिन याद कर लो यूरेनियम और थोरियम है, उससे जो परमाणु ऊर्जा वो प्राप्त होती है। विश्व ऊर्जा संकट का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो विश्व ऊर्जा संकट का प्रभाव कहाँ पर पड़ता है, कृषि पर पड़े, उद्योग पर पड़े और व्यापार पर पड़े। तो एक बात सोचो, मान लो थारे गांव में खेत है, खेत में
पानी लगाओगा यदि तो फसल होगी। अब मान लो 10 दिन तक गर्मी को टाइम पड़ रहा है, गेहूं की फसल बारह की पानी की सख्त जरूरत है और लू पड़ रही है, लू चल रही है एक जात की। तो अब मान लो थार लाइट ही नहीं आई 10 दिन तक, तो क्यों होगो, गेहूं तो जाता रही है ना। तो यही बात है। तो ऊर्जा संकट रहो तो क्या रहो, जो थारे कृषि पर भी प्रभाव पड़ेगा, उद्योग तो चलने बिना लाइट क्यों होगा, और व्यापार पर भी प्रभाव पड़ेगा। यूनिट नंबर 3 की बात करें, झूम खेती किस प्रकार की खेती। अगले वाला क्या, झूम खेती किस प्रकार की खेती का उदाहरण है। तो आदिम खेती, आदिम खेती को ना शिफ्ट करने वाली खेती, मतलब क्या करो मैं था इको एक मतलब थारा गाँव वाली खेती समझा दूंगा और टेक्निकल समझा दूंगा। थे क्या करो, थारा खेत है यहाँ समझ लो कि तो 6 बीघा खेत है ना। अब क्या करो, 3 साल तो गेहूँ इल्ली साइड का 3 बीघा में बाल्यो और इल्ली साइड में चना बाल्यो। अगली साल क्या करोगा, इल्ली साइड हम चना बाल्योगा और इल्ली साइड गेहूँ बाल्योगा। समझ में आ गई क्यों भाव वही थे। कहते थाला पिताजी ने पूछी यह बात की वही थे क्यों भाव, क्योंकि जो इधर की साइड में जैसे पिछले साल गेहूँ उगाए थे वहां पर उसका क्या होगा, गेहूँ से संबंधित जो खनिज था ना वह क्या होगा, कम होगा ही। तब चनो बातेंगा तो बराबर हो जाएंगी सारी चीज़ें। तो इकले बाय जा है। अब क्या है कर तो पहले तो इतनी देखो लोगों का टेक्नोलॉजी कौन थी, दिमाग भी कौन थोड़ी, जमीन घनी बहुत थी। अब तो जमीन फिक्स है, थाला काकाड़ी थोड़ी जमीन में थे जाके बास को, तो पहले तो जमीन नहीं पड़ी रहा करती। तो क्या कराया करता लोग, जो जंगल उग्या करता ना, हूँ जंगला में जमीन पे जितनी उनका मनमाती बोले लो लठ काट दियो इतनी इतनी दूर में फसल कराना। तो क्या कर देता, सारा पेड़ काट देता और पेड़ काट के उन्हें जड़ा जुड़ू के राख रूख करके और फसल उगा लेता। 3-4 साल उगाता। अब होना है तो बेरो को नहीं होगी भाई, खनिजा की कमी की चीज़ है। अब उगाया जाता और एक दिन आता उगनो कम हो जातो, जना उनका समझ में आ जाती जा कहता रामलाल क्या ले टेंशन है, जमीन घनी पड़ी इन में बाले छा। समझ में आ गई ना। तो इन्हीं कौन सी खेती कही जाए, शिफ्टिंग खेती का नाम से जानी जा है। विश्व में सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला देश कौन सा है। तो विश्व में सबसे अधिक धान उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, चाइना। चाइना में सबसे ज्यादा धान उत्पादन हुआ है, फिर भारत में हुआ है। गेहूं किस प्रकार की फसल कहा जाता है। तो शीतकालीन फसल है, रबी फसल के नाम से जाना जाता है। चाय के उत्पादन के लिए जलवायु की आवश्यकता होती है। तो चाय का उत्पादन के लिए कहीं क्यों जलवायु होनी चाहिए, पहली बात है बारिश ठीक ठाक होनी चाहिए, आर्द्र जलवायु होनी चाहिए। आर्द्र जलवायु कहीं हो जठे ह्यूमिडिटी हो जाए, बारिश का मौसम अपना जो मौसम हो जाएगा है ना, थोड़ो थोड़ो मतलब नमी देखने मिले थे को सारा कपड़ा सारा अपना जो कपड़ा वगैरह भी कौन सूखी एकदम अपना बोरे है, स्किन पर मतलब ह्यूमिडिटी रहती है, आर्द्रता रहती है। कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला देश कौन है। तो कॉफी सबसे ज्यादा कौन से देश में होती है, ब्राजील में होती है, कोका पाउडर से बनती है आपकी। कपास को किस प्रकार की फसल कहा जाता है। तो कैश क्रॉप से, नगदी फसल का नाम में जाना जाए। क्यों, कभी जाके चाहे मंडी में दियो 2 रुपया जल्दी मिल जाएगा, समझ में आ गई, और बढ़िया रुपया कमा के देवा, एक लिए नगदी फसल के रूप में जाना जाए। अच्छा, इसका इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि जब मान लो ये जितना बड़ा बड़ा आज थे उद्योग देखो, जो आज तो आप इंस्टाग्राम पे कोई रील बना के कमा ले, कोई क्या पे कमा ले, सदा थोड़ी है नियम। पहले तो क्या है, सबसे पहले क्या का उद्योग स्थापित होया, लोह का उद्योग के बाद में सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उद्योग भारत में ज्यादातर देखने मिला कर। तो क्या है कर, तो कोई भी आदमी ने भाई सूती वस्त्र में कॉटन चाहिए, तो कॉटन चाहिए तो कोई आदमी कॉटन होगा तो वो तुरंत मंडी में जाके दिया तो तुरंत रुपया मिल जाया करता। जना को नाम कर नगदी फसल। अगले वाला है, गन्ने से प्रारूप मुख्य रूप से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है। तो गन्ने से प्रमुख कौन सा उत्पादन मिला है। तो थाने बेरो चीनी गुड़ी बनेगो शक्कर। मिश्रित खेती, मिक्स्ड फार्मिंग से क्या उगाया जाता है। तो मिश्रित खेती कौन सी है, जैसे फसल भी उगा ली और साथ के साथ एक आध पशु भी रख ली, तो उनके कहा जाता है पशुपालन और फसलें दोनों प्रकार के उगाए जाते हैं, उसको क्या कहा जाता है, मिश्रित कृषि के नाम से जाना जाता है। विश्व के सबसे बड़ी मवेशी उत्पादन वाला देश कौन सा है। तो सब ज्यादा डांडर और कठे रखी अपने भारत में रखे हैं। थे भी क्या करो ना कि भाई जी मैं तो यहाँ आया कि खेती को तो क्या खेती में तो मेरे बच्चा को नहीं एक आध ढंडो जरूर लग जाए, भाई बात है। इसी को कौन सी खेती कहा जाता है। आप थे जितना भी थारा वीडियो देख रहा हूँ, अधिकतर लोगों का खेत होगा, खेती करो हो तो थे कौन सी खेती करो, मिश्रित खेती करो। ग्रीन रेवोल्यूशन किस फसल से जुड़ी है। तो गेहूं और चावल से मुख्यतः जुड़ी हुई है। 2 चरना मोइथिया, समझ में आ गई। खाद्य सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ है खाद्य सुरक्षा सभी को पर्याप्त और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना, मतलब सारा लोगों ने एकदम खाद्य पदार्थ मिल जाते हैं। आप थे मनाले दिन लिया हो ना 1 तारीख 2-3 तारीख ने डीलर कन जाके खड़े जाओ, हाँ भाई क्यों देते मन तो बल्कि खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ रहे हो। इको क्या उद्देश्य है, जन लोगा कन ग्यू नहीं ही जन लगन मतलब अनाज उत्पाद मतलब इतना नहीं हो पावा है जितनी उन्हें जरूरत है, वह लोग योजना से जुड़ सके और
अनाज गेहूं है वो लेकर आ सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, सभी लोगों को पर्याप्त व पौष्टिक भोजन मिल सके। प्लांटिंग एग्रीकल्चर का मुख्य उदाहरण कौन से होते हैं, तो कौन से का होता है, चाय, कॉफी व रबर है, ये क्या होते हैं, प्लांटिंग एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। मतलब प्लांटिंग एग्रीकल्चर मतलब एक बहुत बड़ा बड़ा मतलब जो फार्म में ले लिया जाए ही और उनके एक ही फसल बाई जाए, समझ में आ गई। उनके कहा जाए चाय, कॉफी, रबर की खेती कहा जाता है, की जाती है और उसको प्लांटिंग खेती के नाम से जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी कृषि प्रॉब्लम क्या है, कृषि समस्या क्या है, खाद्य असुरक्षा। मतलब सभी लोगों के पास है वो खाना है वो नहीं पहुंच पाता है, इसको क्या कहा जाता है, खाद्य असुरक्षा के नाम से जाना जाता है। शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार की कृषि पद्धति अपनाई जाती है, तो शुष्क खेती अपनाई जाए। भाई शुष्क क्षेत्र नहीं जहाँ अपना राजस्थान में जैसलमेर है, समझ में आपको, उठे के उगाया ज्यादातर राई होगी या आपका सामने जीरो होगो, एक ही फसल होगा जिन्हें पानी की कम जरूरत पड़े, बाजरो होगो, मक्का तो कौन होगा, मक्का तो चित्तौड़गढ़ साइड में उग्या करे, तो बाजरो होगो जठे मोटो अनाज ज्यादातर उगे, समझ में आ गई। और बाकी किस प्रकार की खेती है, शुष्क कृषि के नाम से जाने जाऊँ। भारत में सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन कहाँ कौन से क्षेत्र में होता है, तो उत्तर प्रदेश में हुआ है सबसे ज्यादा गन्ना का उत्पादन। क्यों, पानी सबसे ज्यादा है, फसल जमीन उपजाऊ है, जना गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा उठे ही देखने मिला है। उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, तो उद्योगों का वर्गीकरण भाई बताओ किस आधार पर करो जाए, कच्चा माल का आधार पर, स्वामित्व का आधार पर, आकार का आधार पर, कितो बड़ो उद्योग है, कितो कच्चो माल लाग रहा है, कितनों स्वामित्व, ये आधार पर उद्योगों को वर्गीकरण करो जाए। अगला है लो इस्पात उद्योग किस प्रकार का उद्योग है, तो लो इस्पात उद्योग का है कोई भी इंडस्ट्री है, कोई भी उद्योग है थे और छोटो उद्योग छोटो थारे घर की कोई चीज है कि जिका को कोई आदमी थारे घर जनका घर लोग की एक ही चीज को नहीं कोई को ना सब कठे ना तो जाना ही, तो इंडस्ट्री तो सारी क्यों बनी रहे हैं, लोहा से बनी रहे हैं या स्टील से बनी रहे हैं, तो एक लेके कहे जाने आधारभूत उद्योग का नाम से जाने जाए कि भाई लो तो चाहे वो सब क्या। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को, उत्तर भारत का कानपुर कहा जाता है और दक्षिण भारत का कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। कपास वस्त्र उद्योग के मुख्य केंद्र कौन से हैं, मुंबई, तो अहियाँ है कि सबसे ज्यादा कपास कटे हुए काली मिट्टी पर, और काली मिट्टी सबसे ज्यादा कटे मिला है महाराष्ट्र में मिला है, समझ में आगा, तो सौराष्ट्र वाला इलाका ना वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। रूर क्षेत्र किस उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, लोह और इस्पात उद्योग के लिए रूर क्षेत्र वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, तो कौन सा है, लोह और स्टील सबसे ज्यादा कठिन निकल रूर क्षेत्र, ये छत्तीसगढ़ वाला वो कोनी पठार है, रांची वाला पठार है, वहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है आपका। डेंट्राइट यूएसए किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, गाड़ी घोड़ा के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। विश्व में सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल उत्पादन किस देश में होता है, तो चाइना जो चीन देश है वहां पे, या इसका सही आंसर आएगा यूएसए। यूएसए में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल है, यूएसए हो गया आपका, जापान हो गया, वहां पर सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल उत्पादन किया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल की बात करें तो चाइना भी उसमें टॉप में आ रहा है इस समय। विशेष आर्थिक क्षेत्र एसईजी का मुख्य उद्देश्य क्या है, अभी रिको वाला एरिया बना के रखी ना, हर दो अपने जठे भी जाओगा थे उठे कोई भी शहर में कि भैया रिको एरिया, तो वो रिको एरिया क्या है, विशेष आर्थिक क्षेत्र बोले जाऊँ, उसको क्या अर्थ हुआ है भाई, उद्योग और व्यापार बढ़ावा देने के लिए क्या बनाया जाए, विशेष आर्थिक क्षेत्र को निर्माण करी जाए। अगले वाला है बेंगलुरु किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, तो बेंगलुरु किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, आईटी सेक्टर के लिए, आईटी उद्योगों के लिए, आई टेक्नोलॉजी से संबंधित उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। क्या कौन सी जगह, बेंगलुरु। विश्व का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन सा है, तो उत्तरी अंटार्कटिका मार्ग है वो सबसे ज्यादा व्यस्त मार्ग माना जाता है। सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है, वायु मार्ग, सबसे तेज तो जगह पहुंचा दे, और अगर मान लिया आप पास जाते सब तेज ऊपर भी पहुंचाते, दोनों काम तेज जीव कराए हो, कौन सा, वायु मार्ग। सबसे बड़ा रेलवे का नेटवर्क कहां पर दे, कौन से देश में है, आपके सामने अमेरिका में, और उसके बाद में भारत का दूसरा स्थान आता है सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के मामले में। भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसको कहा जाता है, रेलवे को, था लागती कि रेलवे की मतलब जो रेलवे है वो सबसे ज्यादा कमाई क्यों करे, था लगा ना कि पैसेंजर हो ना माल गाड़ी चाहिए ना सबसे ज्यादा कमाई करेंगे, तो भारत की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा किसको बोला जाता है, रेलवे को बोला जाता है। आईटी उद्योग को किस नाम से जाना जाता है, फुटलेस उद्योग के नाम से जाना जाता है। भारी और विशाल वस्तुओं के लिए सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है, जलमार्ग उद्योग परिवहन, क्यों, क्योंकि थानबेरे बड़ी बड़ी जो
शिप होने पर कितना कितना कंटेनर धर के जाए जाएंगे। तो ये तो था कंप्लीट आपका इकोनॉमिक एंड रिसोर्स ज्योग्राफी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने सारे के सारे करवा दिए हैं।